हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपीजीआईसी मेंस प्रवक्ता हिंदी के लिखित पैटर्न के आधार पर जो मैं एक लेक्चर सीरीज चला रहा हूं, उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल काव्यखंड के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि इस चैनल पर समानांतर 2 लेक्चर सीरीज चल रहे हैं। एक हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक को हम क्रमशः कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो लेक्चर सीरीज है जो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जो काव्यगत प्रवृत्तियां रही हैं और लिखित रूप में उसको कैसे परीक्षाओं में लिखा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पर चर्चा कर लिया था। आज के लेक्चर में आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। तो समानांतर दोनों तरीके की यहाँ पर वीडियोज आपको उपलब्ध हो रही हैं लगातार। तो चलते हैं, बात करते हैं कि अगर आधुनिक काल से संबंधित लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं तो कैसे उसको हम हल करेंगे। और ये प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो भी बच्चे ग्रेजुएशन इत्यादि में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी परीक्षाओं को के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी छोटे अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट लेक्चर ये है। पहला प्रश्न है, आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आधुनिकता की व्याख्या अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही की जा सकती है। धर्म, दर्शन, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव ही आधुनिकता है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि एवं प्रगतिशीलता है। आधुनिकता वर्तमान के संदर्भ में विकसित हुआ बोध है जो भविष्योन्मुख होता है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि आधुनिकता की अवधारणा को ध्यान में रखने के लिए मुख्य मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं कि आधुनिकता की व्याख्या अतीत के परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है। धर्म, दर्शन, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव या नवीन दृष्टिकोणों की शुरुआत ही क्या है, आधुनिकता है। आधुनिकता का मूल दर्शन या फिर मूल आधार जो है मानवतावादी दृष्टिकोण एवं प्रगतिशीलता है। आधुनिकता वर्तमान के संदर्भ में विकसित वह बोध है जो भविष्य की ओर उन्मुख होता है। तो ये कुछ 3-4 की वर्ड्स थे जो कि आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। खास तौर से आधुनिकता को सरलता से समझने के लिए आप अपने आसपास या परिवार में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है, उसको ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ आपके पापा सोचते हैं वही चीज़ आप नहीं सोचते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है। अगर उदाहरण के रूप में मैं कहूँ तो गोदान उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो होरी के जो सोचने का नज़रिया है वो अलग है, गोबर के सोचने का जो नज़रिया है वो अलग है। तो गोबर वहाँ पर क्या है, आधुनिकता वादी पात्र के रूप में है, जबकि होरी परंपरा को निभाने वाला है, वो धर्म में विश्वास करता है। ठीक है, तो एक तरीके से उम्मीद है कि आप आधुनिकता को समझ गए होंगे। बाकी जैसा कि मैंने बोला कि परिवार में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में हमेशा अंतर्द्वंद रहता है। पुरानी पीढ़ी हमेशा परंपरा को ध्यान में रखती है, संस्कार, सभ्यता, जबकि नई पीढ़ी उसके स्थान पर तर्क करना शुरू कर देती है, सवाल पूछती है और फिर अपने समय के अनुसार चलने की कोशिश करती है। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक काल का उदय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का जनक किसे कहा गया है और क्यों? आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना जाता है, जबकि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने 1843 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना है। तो मोटे तौर पर याद रखने के लिए आप 1850 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1850 ईस्वी से माना जाता है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का काल आधुनिक काल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाएं विषय वस्तु एवं शैली शिल्प की दृष्टि से आधुनिकता बोध से युक्त हैं। साथ ही उन्होंने अनेक गद्य विधाओं का प्रवर्तन किया है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि जब हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी पर चर्चा कर रहे थे तो भारतेंदु योगिनी निबंधों पर हमने चर्चा कर लिया है। तो इसलिए पैरेलल जब दोनों कक्षाएं चल रही हैं तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। खासतौर से अपने ध्यान में रखिए कि जब भी हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि आधुनिक काल का उदय कब से हुआ तो 1850 ईस्वी को ध्यान में रखिए। और
इसका जो समय सीमा रहा आदिकाल का आधुनिक काल का 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके जनक के रूप में हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और ये कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को, क्योंकि उनकी रचनाओं के बारे में बताया कि विषय वस्तु और शैली दोनों की दृष्टि से इसमें आधुनिकता बोध है। जब हम वादों पर विचार कर रहे थे, वो चाहे हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार हो, तो वहाँ पर आधुनिकता वाद पर हमने चर्चा किया था। तो आपको रिलेट करके सभी लेक्चर्स को देखिए, बहुत ही आपको आनंद आएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु जी की मौलिक नाट्य रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि भारतेंदु ने अनुदित और मौलिक दो तरीके की रचनाओं पर काम किया। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि उनकी जो मौलिक नाट्य रचनाएं हैं उन पर हमें बात करना है, उनके नामों को बताना है। तो भारतेंदु जी की मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंदावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी। तो ये सारी जितनी भी रचनाएं हैं, नाट्य कृतियाँ हैं, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियों में आती हैं। बाकी उन्होंने बांग्ला, संस्कृत से अनुदित किया हुआ है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये दोनों को फर्क करके आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित नाट्य कृतियों के नाम लिखिए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके के प्रश्नों पर हम यहाँ पर विचार कर लिए, तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। भारतेंदु जी की अनुदित नाट्य कृतियों के नाम हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो इसमें विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, पाखंड विडंबन, ये सब परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे, तो इसको आप अपने ध्यान में रखिए। और मौलिक नाट्य और नाटक और अनुदित नाटक, इन दोनों को क्लियर करके रखिए कि कौन सा है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु द्वारा अनुदित नहीं है, फिर अनुदित है, या फिर मौलिक है, मौलिक नहीं है। ऑप्शन में दिया रहता है, जल्दीबाजी में हम कुछ भी उसका आंसर दे देते हैं, तो इसलिए क्लियर कट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य के विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। आधुनिक काल में गद्य का विकास कई कारणों से हुआ, जैसे कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार, यानी कि प्रेस का आविष्कार, पुनर्जागरण काल में अनेक सामाजिक आंदोलनों, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार आदि। यानी कि गद्य के विकास के कई कारणों और चरणों पर बात करें तो इसमें सबसे मेन जो भूमिका निभाया वो प्रेस का आना हुआ। इसके बाद तमाम भारतीय जो समाज सुधारक थे, उन्होंने आंदोलन के माध्यम से समाज में सुधार करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने लेख, निबंध इत्यादि को लिखने का जो माध्यम बनाया वो गद्य को बनाया, ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने भी जो अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना की और अपने धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों की स्थापना की, तो वहाँ पर भी गद्य का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस तरीके से गद्य का धीरे धीरे विकास हुआ। बाकी हमने हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के अनुसार खंड 2 तक का लगभग अध्ययन कर लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व प्रतिपादित कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का 17 वर्ष तक संपादन किया और हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो जब यहाँ पर मैंने कहा कि सरस्वती पत्रिका का 17 वर्ष तक संपादन किया, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और 17 वर्षों तक संपादन किया। इसका मतलब कि 1920 तक इसका इन्होंने संपादन किया। तो कुछ चीज़ें जो आंसर में नहीं आ रही हैं उसको भी आप अपने दिमाग में रखिए, ताकि दूसरी जगह घुमा कर भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आराम से उत्तर दे सकें। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एक और तो उन्होंने, मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य का संस्कार किया, दूसरी ओर वे अनेक लेखकों एवं कवियों को सामने लाए, काव्य भाषा के पद पर खड़ी बोली को
प्रतिष्ठित करना एवं हिंदी गद्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके उसे परिष्कृत करने में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही है। ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है यूपीजीएससी प्रवक्ता मेंस की लिखित दृष्टिकोण से, ये आपके ऑब्जेक्टिव वन लाइनर परीक्षाओं के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी भी पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर कुछ बोलिए या उसको क्लियर कीजिए, तो आप बताएंगे कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका को 17 सालों तक संपादित किया। उस ज़माने में सरस्वती पत्रिका को संपादित करना बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह थी, और संपादित करते समय उन्होंने महत्वपूर्ण जो काम किए वो काम किया इन्होंने कि हिंदी गद्य को व्याकरणिक रूप से एक तरीके से मजबूत किया। दूसरी तरफ अनेक लेखकों को उन्होंने पैदा भी किया और कवियों को भी पैदा किया। इसके बाद जहाँ काव्य की भाषा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था, एक तरफ ब्रज भाषा चल रही थी, कुछ अपनी लोकन भाषाओं में लोग रचनाएं कर रहे थे, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इन्होंने कहा कि खड़ी बोली हिंदी को आप सभी गद्य की भाषा और पद्य की भाषा दोनों में प्रयुक्त करिए, यानी कि कविता की भाषा खड़ी बोली को इन्होंने एक तरीके से बढ़ावा दिया, उसको प्रतिष्ठित किया। इसके अलावा हिंदी गद्य में विराम चिन्हों को लेकर काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये सब कुछ उनके योगदान है, उनकी भूमिका है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की 5 काव्य रचनाओं का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, जिनको कि राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है, उनकी 5 काव्य रचनाएं कौन सी हैं? साकेत, द्वापर, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। तो जो यहाँ पर आंसर दिया गया है ये कोई क्रम से रचनाओं का नाम नहीं है, अगर क्रम से होता तो और बेहतर होता। और देख रहे हैं कि केवल रचनाओं का नाम दिया गया है, लेकिन जब मैं साकेत बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत 1931 आना चाहिए, भारत भारती बोलूं तो 1912 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अन्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए, तभी ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। अगले प्रश्न पर बात करें तो आधुनिक काल में रचित 3 महाकाव्यों का नाम उल्लेख कीजिए, उनके रचयिताओं के साथ कीजिए, ठीक है। तो आधुनिक काल में रचित 3 महाकाव्य और उनके लेखकों का नाम नीचे है, हम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला जो है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद। तुरंत आपके दिमाग में 1914, 1931 और 1935 ये तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कब किस रचना की को किया गया है, उसका प्रकाशन कब हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की राधा परंपरागत राधा से किस प्रकार भिन्न है। ये थोड़ा सा एक तरीके से घुमाकर पूछा जाने वाला है और पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास की राधा परंपरागत राधा से किस प्रकार भिन्न है। परंपरागत राधा कृष्ण की विरहिणी नायिका मात्र है, जबकि प्रिय प्रवास की राधा विरहिणी होने के साथ साथ लोक सेविका भी है। वह पर दुख कातर, कर्तव्यपरायण, उदात्त गुणों से संपन्न, सेवापरायण मानवी है, जिसमें मानवता एवं विश्व बंधुत्व की भावनाएं भी समाहित हैं। वह त्याग, सेवा, परोपकार जैसे गुणों से सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो देखा आपने कि जो परंपरागत राधा का चित्रण किया जाता है वो केवल कृष्ण की विरहिणी के रूप में, लेकिन प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने राधा के एक नए रूप को प्रस्तुत किया है। वो विरहिणी तो है, लेकिन अपने विरह के साथ साथ आसपास के लोगों की सेवा भी करते हैं, लोग की सेवा भी करती हैं, और तमाम उनके चरित्रों के बारे में बताया कि दूसरे के दुख को देखकर वो दुखी भी होती हैं, कर्तव्यपरायण हैं, उदात्त गुणों से युक्त हैं और सेवा भाव रखती हैं, विश्व बंधुत्व की उनके अंदर भावना है, त्याग है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो परंपरागत राधा से इनको अलग कर रही हैं। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना के पीछे क्या प्रेरणा थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी परीक्षा में ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा ही जाता है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख को पढ़कर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की। राम कथा की उपेक्षिता नारी उर्मिला को महिमा मंडित कर उसके विरह का निरूपण साकेत के 9वें सर्ग में किया गया है। तो आपने देखा कि जो इसकी विषय वस्तु है, रचना के पीछे की जो प्रेरणा रही है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता रहा। और फिर रामकथा में ध्यान दें तो उपेक्षित नारी के रूप में उर्मिला को कवियों ने रखा, लेकिन बाद में जब से साकेत की रचना हुई और अन्य कवियों ने भी इस पर लिखना शुरू कर दिया, तो
उर्मिला को स्थापित करने के लिए नवम सर्ग जो है वो पूरा उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी आप इसके सर्गों की चर्चा करेंगे तो कुल 12 सर्ग इसमें है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। अब देख रहे हैं पर्टिकुलर एक आलोचक की परिभाषा के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे छायावाद की तमाम आलोचकों ने परिभाषा दी है अलग अलग ढंग से। इस पर भी एक मैंने वीडियोज लेक्चर बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर इसको देखिए ताकि अन्य आलोचकों की परिभाषा से भी आप परिचित हो सकें। फिलहाल इस प्रश्न के माध्यम से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के बारे में क्या उनका मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को दो तरह से देखने की कोशिश की है। पहला तो उन्होंने इसको रहस्यवाद के नज़रिए से देखा और उसका संबंध काव्य वस्तु से जोड़ा है, और दूसरा अर्थ इन्होंने काव्य शैली या पद्धति के रूप में देखा है। तो अब उम्मीद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को किस नज़रिए से देखा है, उसकी परिभाषा कैसे दी है, इन दोनों संदर्भों को आप समझ गए होंगे। पहला है रहस्यवाद, दूसरा है काव्य शैली या पद्धति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखित परीक्षा की तरह एक प्रश्न पूछ दिया गया और उसको उत्तर देना है लिखकर। यानी कि राम कुमार वर्मा ने परमात्मा की छाया में आत्मा और आत्मा की छाया में परमात्मा, केवल देख रहे हैं कि शब्दों का हेर फेर इसमें किया गया है। तो बस दिमाग में रखिए कि छायावाद के संदर्भ में परमात्मा और आत्मा के शब्दों का यूज करते हुए जिसने विचार किया है वो है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी फेमस प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। ये तो लगभग आप 10 एग्जाम देंगे तो उसमें से 8 या 9 एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जिसके प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। तो परीक्षाओं में बस इतना दूर आता है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है। तो डॉक्टर नगेंद्र इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस जयशंकर प्रसाद की परिभाषा भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। और ध्यान रखें, जब हम छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर, तो मैंने बताया था कि जयशंकर प्रसाद ने निबंधों पर भी काम किया था, जिसमें कि उन्होंने काव्य कला एवं अन्य निबंध, छायावाद, रहस्यवाद, रस इत्यादि पर गंभीरता से विचार किया है। तो जयशंकर प्रसाद ने भी छायावाद की परिभाषा दी है। अब वो क्या है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य प्रतीक, विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो आपने देखा कि इस उत्तर में जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद को परिभाषित भी किया और साथ ही छायावाद की जो विशेषताएं हैं उसके तरफ भी हमने संकेत किया। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि छायावाद की विशेषताओं पर विचार कीजिए, उसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स बताइए, तो आप देख रहे हैं ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य प्रतीक, विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति, इसी पर ज़्यादा जोर दिया है जयशंकर प्रसाद ने। स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। तो जब हिंदी का गद्य साहित्य पर हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर महादेवी वर्मा के बारे में भी हमने बात किया था कि उन्होंने कविता के अलावा निबंधों में भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अब देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये जो कथन है परीक्षाओं में खूब पूछा गया है, ध्यान में रखिए। प्रवक्ता से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में ये पंक्ति पूछी गई है कि किसके द्वारा ये छायावाद की परिभाषा दी गई है, तो महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की क्या परिभाषा है, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का
भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आध्यात्मिक छाया का भान, ये जब वर्ड आपको आए तुरंत आप इसको नंदुलाल वाजपेयी के संदर्भ में समझ जाइए। अगला प्रश्न है, हिंदी की छायावादी कविता का समय बताते हुए छायावादी कवि चतुष्ट की एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। यानी कि जब भी हम छायावाद की बात करते हैं तो 4 कवियों का नाम स्वतः आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छायावादी कविता के कालखंड को बताइए और उनसे संबंधित एक एक कवियों की रचनाओं के बारे में भी बताना है। तो आमतौर पर जो छायावाद का समय माना जाता है 1918 से लेकर 1936 के बीच माना जाता है, यानी कुल 18 वर्षों का समय है, ये छायावाद का समय है। छायावादी कवियों के अंतर्गत जो 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा के नामों को लिया जाता है, जिनकी एक एक रचना पर अगर बात करें तो कामायनी, पल्लव, अनामिका, नीरजा। कामायनी प्रसाद जी की, पल्लव सुमित्रानंदन पंत, अनामिका निराला की, नीरजा महादेवी वर्मा की। तो लिखने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया, लेकिन इनके प्रकाशन वर्ष भी आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अब तक हमने छायावाद की परिभाषा को लेकर तमाम विद्वानों के अनुसार ऊपर हमने देखा। अब यहाँ पर विशेषता के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो विशेषताओं के बारे में भी देख लिया है। अब जब प्रश्न खासतौर से विशेषता पर बना है तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं जिनको आप इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए ध्यान में रखिए। छायावादी काव्य में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता है, पहली विशेषता। छायावादी काव्य में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, इसको रहस्यवाद भी कहा जा सकता है इतना दूर। विरह की अनुभूति व्यक्त करते हुए रहस्यवादी भावना का समावेश। तीसरा पॉइंट है, छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य है। प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कवियों ने किया है। चौथा, भाषा में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता एवं उपचार वक्रता का समावेश छायावादी कवियों ने किया है। तो ये कुल 4 प्रमुख विशेषताओं पर हमने बात की, जिसमें स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, रहस्यवाद, प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य, भाषा में लाक्षणिकता, ये मेन विशेषताएं थी छायावाद की। अगला प्रश्न है, छायावाद की आप क्या परिभाषा देंगे? ये खुद परीक्षार्थी के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि अगर आपको छायावाद की परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे। प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूति, रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जयशंकर प्रसाद से मिलती जुलती यहाँ पर परिभाषा दी गई है। आप अगर अपने से दे रहे हैं तो किसी विद्वान का नाम यहाँ पर नहीं देना है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर किसी न किसी से आपकी परिभाषा मेल खा सकती है। हालांकि परीक्षा है तो परीक्षा में प्रश्न का जवाब देते हुए आप मौलिक परिभाषाओं को दे सकते हैं जो कि तार्किक हो। अगला प्रश्न है, प्रसाद के जीवन काल का उल्लेख करते हुए उनकी छायावादी काव्य कृतियों के नाम लिखिए। कामायनी और आंसू का रचना काल क्या है? देख रहे हैं कि इस प्रश्न में 2-3 प्रश्न है। तो प्रसाद का जीवन काल 1890 से 1937 ईस्वी है। उनकी छायावादी काव्य कृतियाँ आंसू, झरना, लहर, कामायनी है। कामायनी का रचना काल 1935 ईस्वी तथा आंसू का रचना काल 1925 ईस्वी है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। बाकी लहर और झरना के प्रकाशन वर्ष को भी आप ध्यान में रखिए। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं? इन सर्गों के नाम लिखिए। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं जिनके नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अच्छा, आजकल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि फला सर्ग किस संख्या पर है, जिसे प्रश्न पूछा जा सकता है। श्रद्धा काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये 3रा सर्ग है। इसके बाद ईड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्ग है तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा है, 9वां है। कई पाठ्यक्रमों में लज्जा भी लगा हुआ है, ये 6ठा है। तो इस तरीके से भी आप ध्यान में रखिए, इसको याद कर लीजिए और ध्यान में रखिए संख्या भी। अगला प्रश्न है, कामायनी के 3 प्रमुख पात्रों के नाम बताते हुए यह बताइए कि ये किसके प्रतीक हैं। आप जानते हैं कि कामायनी के जितने भी पात्र हैं उनको प्रतीकों के रूप में भी देखा गया है। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा। ये तीनों क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा गया है और क्यों? पंत के काव्य संकलन पल्लव, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था, इसको
छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा गया है, क्योंकि इसकी प्रवेश नामक लंबी भूमिका जो कि लगभग 40 पृष्ठों की है में कवि ने छायावादी भाषा, अलंकार, शब्द चयन आदि पर अपने अनेक विचार व्यक्त करते हुए छायावाद को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने का कार्य किया है। तो देखिए, लेक्चर सुनने का एक फ़ायदा तो यही होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप जान जाते हैं, क्योंकि पल्लव की भूमिका को आप पढ़ेंगे तो लगभग 38-39 पेज का है, तो इसको आप 40 पेज एक उस अंक में देख सकते हैं याद करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह रचना महादेवी जी की किन काव्य कृतियों का संकलन है? महादेवी जी को यामा, यानी कि जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था, यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का संकलन किया गया है। और आप देखेंगे कि यूजीसी इंटरनेट में इन सभी से कोई कुछ न कुछ कविताएं लगी हुई हैं, खासतौर से सांध्य गीत की कुछ कविताएं ज़्यादा लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, तो ये भी ध्यान में रखिए। बाकी यामा का प्रकाशन तो है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार कब इनको मिला था, इसको आप सभी कमेंट्स कर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट में अगर लिख दिया गया होता तो और प्रश्न जो होता है बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निराला की 4 छायावादी रचनाओं के नाम बताइए। अभी तक महादेवी वर्मा पे था, अब निराला पर आ गया। निराला की 4 छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। तो इनके प्रकाशन वर्ष को भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निराला की किन 2 रचनाओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी मुखरित हुआ है इन रचनाओं में, यानी कि राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति में उनके व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद से क्या अभिप्राय है? हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कविता का काल कब से कब माना गया है? राजनीति में जो मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद कही जाती है। समाज को 2 वर्गों में विभक्त कर शोषकों के प्रति घृणा एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति जिस काव्य में व्यक्त की जाती है उसे प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एक्सपर्ट्स पूछ देते हैं कि प्रगतिवाद से क्या मतलब है, या फिर प्रगतिशील में भी अंतर पूछ लिया जाता है। तो आप बच्चन सिंह की पुस्तक पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उन्होंने बाकायदे प्रगतिवाद और प्रगतिशील में क्या अंतर है। जैसे बात आती है कबीर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो कबीर प्रगतिवाद के कवि नहीं रहे, वो प्रगतिशील कवि हैं। यानी कि जो भी कवि होता है किसी भी कालखंड का हो, वो अपने आप में प्रगतिशील होता है। जो भी लेखक होता है या फिर कवि होता है वो अपने लेखनी में प्रगतिशील होता है, किसी भी काल का हो। लेकिन जो प्रगतिवाद है वो एक खास समय सीमा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, यानी कि 1936 से लेकर 1943 ईस्वी। तो क्लियर हो गया होगा कि प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिशील क्या है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी हिंदी कवियों में 4 प्रमुख कवियों और उनकी एक एक कृति का उल्लेख कीजिए। हिंदी के 4 प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी कृति इस प्रकार है, नागार्जुन युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। इन दोनों रचनाओं को एकदम से ध्यान में रखिए, युगधारा और युग गंगा किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन, त्रिलोचन धरती, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं और उनकी जो रचनाएं भी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से कब माना जाता है? प्रयोगवादी कविता का क्या अभिप्राय है? तो सन 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं वे सभी प्रयोगवादी कवि कहे गए, क्योंकि भाषा, शिल्प एवं विषय सभी दृष्टियों से नए प्रयोग करना इनका उद्देश्य था। इसी संकलन से प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना गया है। वैसे भी हमने तार सप्तक के कवियों पर काफ़ी बढ़िया वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, आप उसे जाकर देखिए। उसमें कवियों के बारे में तो बताया ही गया है क्रम से, बाकी कैसे उनको याद रखें, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, इन पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। तो जरूर जाकर समय निकाल कर एक बार उन सभी वीडियोज़ को देखिए। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों के नाम लिखिए। तो तार सप्तक जिसका कि प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था,
कौन कौन से कवि हैं। यहाँ पर कवियों का नाम क्रम से नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में दीजिए तो क्रम से उसको लिख लीजिए। नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। तो ये 7 कवि रहे हैं तार सप्तक के अंदर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और इसमें संकलित 7 कवियों के नाम लिखिए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादन में 1951 ईस्वी में हुआ। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं हैं उनके नाम है 7 कवि जो संकलित हैं उनके नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, यहाँ पर शकुंत माथुर होना चाहिए, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। ये 7 जो कवि हैं ये सब दूसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में सप्तक से संबंधित सवाल अनिवार्य रूप से आता है, किसी न किसी रूप में आएगा। अगला जो प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल एवं इसमें संकलित कवियों के नाम लिखिए। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ और ये भी अज्ञे के संपादन में हुआ था। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं उनमें नाम है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। ये महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है केदारनाथ सिंह से पूछ लिया जाता है, शाही से पूछ लिया जाता है, कुंवर नारायण के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस सप्तक से संबंधित है, या फिर सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। आप देख रहे हैं कि दूसरा सप्तक में एक महिला कवित्री थी शकुंत माथुर, तीसरा सप्तक में कीर्ति चौधरी नाम की एक यहाँ पर महिला कवित्री दिखाई पड़ रही है। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सभी सप्तकों में महिलाएं कितनी शामिल रही हैं, तो इनकी संख्या कुल 3 है, यानी कि जो तार सप्तक है उसमें सभी पुरुष रहे हैं, कोई महिला नहीं है। अगला प्रश्न है, अज्ञे की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो अज्ञे की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौदे हुए, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, अरि ओ करुणा प्रभा मैं। तो इस तरीके से आप 5 काव्य कृतियों के नामों को देख लिए। अगला प्रश्न है, पंत के प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत ने आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया है, साथ ही वे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति का कठोर, उग्र एवं भीषण चित्रण उन्होंने प्रायः नहीं किया है। कोमल कल्पना के कवि पंत ने प्रकृति के मनोहर रूप की झांकी चित्रित की है। आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का संबंध उत्तराखंड से रहा है और ज़्यादातर उन्होंने अपना समय इलाहाबाद में बिताया है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके का प्रभाव है उनकी रचनाएं में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पर्वत जो झरने हैं या फिर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वही तो इनकी कविताओं में है, इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और एक इंटरव्यू में इन्होंने बड़ा ही रोचक ढंग से बातचीत किया है, यूट्यूब पर आप इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। राज्यसभा टीवी से बात करते हुए इन्होंने अपने अविवाहित होने का भी कारण बताया है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। या फिर आप मुझे अपने फेसबुक पर जाएंगे मेरे, तो वहाँ पर मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा तो मैंने इसको शेयर कर दिया था। अगला प्रश्न है, पंत के काव्य के क्रमिक विकास का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसके विविध चरणों पर प्रकाश डालिए। कहने के लिए तो सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि के रूप में है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके काव्य लेखन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, उसके कई चरण हैं। और एक बार तो यूपीजीडीसी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा भी गया था, ठीक है, कि कौन सा ऐसा छायावादी कवि है जो कि विभिन्न चरणों में काम किया है, उस पर उसके बारे में बताइए। ऑप्शन में 4 कवियों का नाम दिया गया था, तो कई लोगों ने निराला आंसर दिया था, लेकिन इसका सही जवाब सुमित्रानंदन पंत था। बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उनकी काव्य यात्रा बहुत लंबी है तथा उनकी कविता का स्वरूप भी युग के अनुरूप बदलता रहा है, परिवर्तित होता रहा है। उनकी काव्य यात्रा के इस विकास को ही पंत काव्य का क्रमिक विकास कहा गया है। इसके 4 चरण हैं: छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अंतःचेतनावादी रचनाएं और नवमानवतावादी रचनाएं। तो आपने अभी तक तो छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाओं का नाम सुना होगा, लेकिन ये अंतःचेतनावादी रचनाएं और नवमानवतावादी रचनाएं ये एक विकास के चरण के अंतर्गत आती हैं पंत के कविता के लिए। अगला जो प्रश्न है, पंत काव्य के विविध चरणों का उल्लेख करते हुए उनके प्रत्येक प्रकार की रचनाओं का नाम लिखिए। तो हमने पहले ऊपर जिक्र कर दिया है, अब उनकी जो भी विकास के सोपान हैं, सीढ़ियाँ हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर छायावादी रचनाओं की बात करें तो उसमें पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन का नाम आता है। प्रगतिवादी रचनाओं का नाम पर विचार करें तो ग्राम्य, युगांत, युगवाणी। इसके साथ ही अंतःचेतनावादी रचनाओं पर बात करें तो स्वर्ण
किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद। नवमानवतावादी रचनाओं पर बात करें तो लोकायतन, चिदंबरा। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं काफ़ी फेमस है। लोकायतन जो कि गांधी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, और चिदंबरा पर इनको पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी के उन कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए जिन पर या जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि हिंदी के उन कवियों एवं उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऐसे रचनाकार कौन कौन से हैं? उर्वशी जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय। यामा, महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए नरेश मेहता को दिया गया। इसके साथ ही चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत को भी दिया गया है। तो ये कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं थी जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी यामा, जिसका प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में हुआ था और इसको पुरस्कार मिला 1982 ईस्वी में। इसीलिए मैंने कमेंट्स कर आपसे आंसर देने के लिए भी कहा था। अगला प्रश्न है, पंत और प्रसाद के प्रकृति चित्रण में मूलभूत अंतर क्या है? प्रसाद ने प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है, जबकि पंत ने प्रकृति के कोमल रूप का ही चित्रण किया है। ये इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रसाद और पंत की प्रकृति चित्रण में अंतर बताइए। तो अगर इस तरीके से डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप हड़बड़ा जाएं। लेकिन आपने देखा कि पंत जो है वो केवल प्रकृति के एक ही रूप का चित्रण किया है, वो भी कोमल रूप का, जबकि प्रसाद ने कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। कई बार तो इन सब की पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, कन्फ्यूजन होने लगता है कि प्रकृति के बारे में केवल पंत ने ही लिखा होगा, लेकिन प्रसाद की भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि पंत को टक्कर देती हैं, यानी कि पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? उनकी विरह वेदना किसके प्रति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि महादेवी वर्मा को मीरा से जोड़कर देखा जाता है और उनको आधुनिक मीरा कहा गया। महादेवी वर्मा के काव्य में अज्ञात प्रियतम के प्रति अलौकिक वेदना की अधिकता है, इसी कारण उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा की वेदना भी कृष्ण के प्रति थी, किसी अलौकिक प्रियतम के प्रति नहीं। इसी प्रकार महादेवी की वेदना भी अलौकिक प्रियतम के प्रति है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द केवल घुमा दिया गया है, किसी लौकिक प्रियतम के प्रति नहीं, मतलब कि अलौकिक के प्रति। ठीक, तो इसीलिए इनको महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से एक और मीरा है, यानी कि दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है एक लेखिका को। कमेंट्स कर बताइए, तभी थोड़ा सा पता लगेगा कि आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से जारी रखी है। तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा तो हमने देख लिया कि महादेवी वर्मा है। कमेंट्स कर बताइए। तो उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों के सहारे आज हमने आधुनिक काल के अंतर्गत काव्य खंड पर चर्चा किया, और उम्मीद है कि आपको ये सब लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स कर इसके लिए भी बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के